नमस्कार दोस्तों, डेट आज के देखो 21 जून 2025 है। स्वागत है आपका एटोरियल डिस्कशन में। आज देखो सैटरडे है तो 3 इश्यूज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले पॉपुलेशन एंड डेमोग्राफिक चैलेंजेस इन इंडिया। हमारे देश में जो पॉपुलेशन है अब बूढ़ी हो रही है, मतलब आने वाले समय में 60 से ज़्यादा एज वाले लोगों की जो संख्या है वो बढ़ेगी। और जिस डेमोग्राफिक खिड़की की हम बात करते थे 1980 से 2040 के बीच का समय था, लेकिन वो अब ख़त्म होने वाली है। डिस्कस करेंगे पूरा आर्टिकल। गुड स्मारिटन लॉ से संबंधित आर्टिकल जो है ये भी अच्छा आर्टिकल है कि कैसे एक्सीडेंट के बाद जो गोल्डन आवर होता है, यानी एक्सीडेंट के बाद का 1 घंटा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है जान बचाने में। लेकिन हमारे देश में ट्रामा केयर नहीं है, इमरजेंसी रिस्पॉन्स काफ़ी वीक है, तो सब डिस्कस करेंगे। फिर लास्ट में एटीट्यूड, जो एथिक्स हम डिस्कस कर रहे थे उसको कंटिन्यू करेंगे। डिस्कशन स्टार्ट करें उससे पहले एक इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहता था। आपको याद होगा लास्ट ईयर ना करंट अफेयर प्लस इनिशिएटिव मैंने लॉन्च किया था। फीस भी काफ़ी कम रखी थी और सच बताऊं तो बहुत ज़्यादा संख्या में बच्चों ने ज्वाइन भी किया। तो फिर मैंने एज ए अकाउंटेबिलिटी बताया कि इस इनिशिएटिव से कौन कौन से क्वेश्चंस आए थे। तो ऑलमोस्ट 48 क्वेश्चंस, ये देखो साइड में कौन सा क्वेश्चन आए। हालांकि कुछ क्वेश्चन ऐसे भी थे जो इनडायरेक्टली सोल्व हो रहे थे, बिल्कुल डायरेक्ट हिट नहीं थे। तो मैंने शेयर किया था टेलीग्राम ग्रुप पे और ऑलमोस्ट सभी करंट अफेयर प्लस बैच के स्टूडेंट्स ने माना कि सर अच्छा इनिशिएटिव था। लेकिन देखो बर्डन काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। इस इनिशिएटिव को जब मैंने लॉन्च किया तो बाकी काम नहीं कर पा रहा था, तो इसलिए मैंने इस बार बच्चों को इन्फॉर्म किया कि इस साल ये नहीं लॉन्च कर पाएंगे करंट अफेयर प्लस बैच, क्योंकि अगर ये बैच लॉन्च करता हूँ तो फिर मैं कुछ एक्स्ट्रा कर ही नहीं पाता हूँ। बहुत ज़्यादा बर्डन आ जाता है इस बैच से। लेकिन उसके बाद से स्टूडेंट्स के मैसेजेस आते रहे कि सर करंट अफेयर कैसे कवर होगा। कुछ स्टूडेंट्स ने तो ये भी बोला कि सर फीस बढ़ा दीजिए। अरे नहीं यार, बात फीस की नहीं है, टाइम की बात है। फीस तो देखो एडिटोरियल डिस्कशन मुझे करते हुए कितने हो गए, 9 साल हो गए। फ्री इनिशिएटिव है 9 साल से, बात फीस की नहीं है। फिर मेरे मन में एक आइडिया आया कि क्यों ना यूट्यूब पे या फिर कहीं और, मतलब वीकली करंट अफेयर कवर कर लिया जाए, जिससे पूरे हफ्ते के जो करंट अफेयर हैं वो कवर हो जाएं अच्छे से, सिस्टमेटिक ढंग से, कि ये वन स्टॉप सॉल्यूशन हो जाए करंट अफेयर्स के लिए। ये भी मैंने पूछा एस्पायरेंट से टेलीग्राम ग्रुप में कि क्या ये आइडिया आपको ठीक लगता है। तो ऑलमोस्ट 99% लोगों ने बोला कि सर ठीक है, करंट अफेयर प्लस बैच आप नहीं लॉन्च कर रहे तो वीकली करंट अफेयर स्टार्ट कर लीजिए। तो उस आइडिया पे मैं आगे बढ़ता। लेकिन उसी के साथ देखो, मुझे ना सही बता रहा हूँ मैं, जब से ये प्री हुआ है ना, डेली बेसिस पे बहुत सारे मैसेज आते हैं और मैं बहुत सारे मैसेज का रिप्लाई भी नहीं कर पाता। इसके लिए सॉरी भी बोलता हूँ। आप में से बहुत सारे लोग शायद मेरे से नाराज़ हों कि सर आपने मेरे मैसेज का रिप्लाई नहीं किया, क्योंकि सच में टाइम नहीं है, सच में। आई एम वेरी वेरी सॉरी। लेकिन मुझे एक बात समझ में आई कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो अभी ना डायरेक्शन लेस हैं, समझ में नहीं आ रहा कि क्या करें। बात सिर्फ देखो लेक्चर्स की नहीं है, लेक्चर्स देखना एक बात है। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने पढ़ाई कर रखी है, लेकिन उन्हें एक डायरेक्शन चाहिए, एक साथ चाहिए कि कोई उन्हें डेली बेसिस पे मेंटरशिप दे दे, डेली बेसिस पे टारगेट दे दे, हम उस टारगेट के हिसाब से पढ़ लें और एक अकाउंटेबिलिटी हो टीचर के प्रति, बाकी लोगों के प्रति। उसके बेसिस पे डेली बेसिस पे टारगेट मिले, उसके बेस पे क्वेश्चन मिल जाए, ऐसे कुछ डायरेक्शन मिल जाए। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे मैसेज लेके मेरे पास में आते हैं। तो मैं सैटरडे वाले करंट अफेयर का सोच रहा था, तो मुझे लगा यार ऐसा भी कोई ना एक डायरेक्शन वाला इनिशिएटिव स्टार्ट करना चाहिए, मतलब जिसमें आपको डेली बेसिस पे टारगेट मिले, आप उन टारगेट्स को कंप्लीट करो, डेली बेसिस पे डालो कि देखो मैंने टारगेट कंप्लीट कर लिया है। फिर उसके बेसिस पे आप क्वेश्चन सोल्व करो और पूरा प्रोग्राम मैं बताऊंगा आपको। ये तो अभी वैसे ही ड्राफ्ट है, मतलब मैं सोच रहा था कि क्या किया जा सकता है। ड्राफ्ट है अभी सिर्फ ये, इसमें जो चीज़ें हैं वो फाइनल नहीं है, अभी सिर्फ प्लानिंग स्टेज पे है। तो आप बताइए क्या देखो इस प्रकार का इनिशिएटिव आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा, आप कमेंट बॉक्स में बताइए। फिर हम सैटरडे करंट अफेयर के साथ साथ इस प्रकार का इनिशिएटिव भी लॉन्च कर सकते हैं, जिसमें आप भटकोगे नहीं इधर उधर, एक डायरेक्शन में चलोगे, सिस्टमेटिक ढंग से आपकी जवाबदेही होगी मेरे प्रति, बाकी एस्पायरेंट्स के प्रति। आप टारगेट कंप्लीट करके ग्रुप में डालोगे कि मैंने टारगेट कंप्लीट कर लिए हैं, नहीं हुए तो ये भी बताओगे क्यों नहीं कर्स का या कर्स की। तो ये जो कीमती टाइम होता है ना प्री के बाद वाला, ये आप वेस्ट नहीं करोगे। प्री के टाइम के बाद में ना जिनका नहीं होता है वो लाइटली ले लेते हैं, अरे यार अब तो 1 साल पढ़ा है नहीं हुआ। तो आप टाइम वेस्ट ना करो, उसी सोच के साथ में मैं ये इनिशिएटिव लॉन्च करना चाहता हूँ। तो आप जो अपने
सजेशंस वगैरह दो या फिर बताओ इस इनिशिएटिव के बारे में। उससे पहले मैं देखो एक चीज़ बता दूं कि कई बार ना स्टूडेंट्स बहुत अनरियलिस्टिक डिमांड करने लगते हैं। तो जो भी सजेशंस आप दो ना प्रैक्टिकल होने चाहिए, इम्प्लीमेंट करने लायक होने चाहिए और फिजिबल होने चाहिए। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स को ना टेलीग्राम चैनल का लिंक नहीं पता, तो आप ना ये QR कोड स्कैन कीजिए और कोड स्कैन करके आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पे आपको और भी PDF और भी इंफॉर्मेशन वगैरह मिलती रहेगी, तो इस टेलीग्राम चैनल को आप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। अब चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल देखो, रोड सेफ्टी एंड गुड स्मारिटन लॉज से संबंधित है। आपने सिलेबस में GS पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। आज टीम ने थोड़ी कलर्ड रंग बिरंगी स्लाइड्स बना पे दी इस मुद्दे पे, लेकिन मुझे तो देखो वही मेरी सिंपल स्लाइड्स ज़्यादा अच्छी लगती हैं। ये वाली देखो पढ़ने के लिए ये सही है, मतलब बिल्कुल सिंपल, आसानी से आप नोट्स भी बना सको, आसानी से आप डाउनलोड करके बाद में यूज़ भी कर सको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप देखो सोच के देखो, हर साल ना हमारे देश में हज़ारों लोग रोड एक्सीडेंट्स में अपनी जान गंवा देते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज का डेटा है 2022 में हमारे देश में 4,60,000 से ज़्यादा रोड एक्सीडेंट्स हुए, जिसमें देखो 1,68,000 लोगों की जान चली गई और 4.43 लाख यानी 4,43,000 लोग जो थे वो घायल हो गए। अब देखो ये सिर्फ ना स्टैटिस्टिक्स नहीं है, इन नंबर्स के पीछे उनके परिवारों का दर्द है जिन्होंने अपने लव्ड वंस को यानी प्रियजनों को खोया। इसके बाद राइटर एक इंपॉर्टेंट चीज़ बोलते हैं, जो रोड सेफ्टी है ना वो देखो 4 E के इर्द गिर्द घूमती है। 4 E's कौन से हैं वैसे तो बाद में आते हैं, लेकिन अभी बता देता हूँ। सबसे पहले है इंजीनियरिंग, दूसरे E का मतलब है इन्फोर्समेंट, तीसरे E का मतलब है एजुकेशन और चौथे E का मतलब है इमरजेंसी रिस्पॉन्स। तो रोड सेफ्टी से संबंधित आर्टिकल क्वेश्चन आ जाए, ये 4 E आपने लिख दिए इस प्रकार से, तो देखो बहुत बढ़िया वैल्यू एडिशन होगा, समझ गए। तो पहला इंजीनियरिंग मतलब अच्छे रोड डिजाइन करना, रोड इस प्रकार से हो कि रोड सेफ्टी इंप्रूव हो। दूसरे नंबर पे इन्फोर्समेंट मतलब जो ट्रैफिक रूल्स हैं उनको अच्छे से इन्फोर्स करना। लोगों के मन में ना डर होना चाहिए कि यार अगर बत्ती क्रॉस की तो चलान कटेगा, पैसे देने पड़ेंगे, डर होना चाहिए, तो इससे लोग ट्रैफिक रूल्स फॉलो करेंगे। और इतना दिमाग नहीं है मतलब ह्यूमन बींग्स में कि हाँ भाई यूं सोचे कि यार एक कानून तो हमारे फायदे के लिए है, वैसा देखो ज़्यादातर लोग तो नहीं सोचते हैं, डर से ही सोचते हैं। नेक्स्ट है एजुकेशन, मतलब अवेयरनेस कैंपेन्स चलाना रोड सेफ्टी के मामले में, ताकि जनता जो है वो ज़्यादा जागरूक हो कैसे अपनी जान की सुरक्षा करनी है रोड पे। और सबसे लास्ट में है इमरजेंसी रिस्पॉन्स, मतलब अगर रोड एक्सीडेंट हो गया तो तुरंत के तुरंत गोल्डन आवर में यानी एक्सीडेंट के बाद का जो पहला घंटा होता है तुरंत के तुरंत हॉस्पिटल पहुंचाया जाए। राइटर बोलते हैं पहले वाले जो ये 3 E है ना, ये अभी भी हमारे देश में ठीक ठाक हैं, इंजीनियरिंग, इन्फोर्समेंट, एजुकेशन, लेकिन चौथे वाला जो E है ना इस पे बिल्कुल काम नहीं हुआ है। चौथे वाले E पे काम नहीं हुआ है, इमरजेंसी रिस्पॉन्स। इमरजेंसी रिस्पॉन्स के मामले में अभी भी हमारा देश बहुत पीछे है। ऐसा देखो इसलिए लोग ना डरते हैं कि यार अगर रोड एक्सीडेंट हुआ है, जो विक्टिम्स हैं उनको हॉस्पिटल पहुंचाया जाएगा तो पुलिस हमारे पीछे पड़ जाएगी, हॉस्पिटल वाले हमें बिठा के रख लेंगे, हमसे पैसा ले लेंगे कि भैया तुम पेशेंट लाए हो तो तुम हॉस्पिटल का खर्चा दो, या फिर अदालत के चक्कर काटने पड़ेंगे, बाद में गवाही वगैरह देनी पड़ेगी। तो इन सब डर के चलते ना कई बार कुछ लोग ना डर जाते हैं और वो एक्सीडेंट विक्टिम्स की हेल्प नहीं करते। इसी वजह से ना सुप्रीम कोर्ट ने ना 2016 का एक केस है सेफ लाइफ फाउंडेशन वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया, इस केस में ना सुप्रीम कोर्ट ने एक बढ़िया चीज रिकॉग्नाइज की। इस सेफ लाइफ फाउंडेशन वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया केस में ना सुप्रीम कोर्ट ने गुड स्मारिटन गाइडलाइंस को ना लीगल रूप दे दिया। जो गुड स्मारिटन गाइडलाइंस है ना, आप बोलोगे सर ये गुड स्मारिटन्स कौन होते हैं और क्या गाइडलाइंस हैं? देखो गुड स्मारिटन्स ना वो होते हैं जो जिन्होंने एक्सीडेंट देख लिया, लेकिन वो लोग ना बिना स्वार्थ के और बिना किसी लालच के अपनी मर्जी से ना एक्सीडेंट विक्टिम्स की मदद करते हैं। आपने भी की होगी कभी ना कभी, रोड पे आपने देखा होगा कि कोई एक्सीडेंट का शिकार हो गया, बाइक वाला गिर गया, आप तुरंत भागते हो उसकी मदद करने के लिए, आप उसको खड़ा करते हो, साइड में पानी वगैरह पिलाते हो, बाइक खड़ी करते हो, तो आप गुड स्मारिटन हो। तो सुप्रीम कोर्ट ने गुड स्मारिटन गाइडलाइंस दी थी 2016 के इस केस में। बाद में देखो मोटर व्हीकल अमेंडमेंट एक्ट 2019 आया,
तो मोटर व्हीकल अमेंडमेंट एक्ट 2019 के सेक्शन 134A में भी गुड स्मैरिटन गाइडलाइंस को कोडिफाई किया गया। बाद में देखो सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल्स के रूल नंबर 168 एंड 169, इन रूल्स में भी बताया गया है कि गुड स्मैरिटन गाइडलाइंस को कैसे इंप्लीमेंट किया जाएगा। जैसे देखो रूल नंबर 168 क्लोज 5 ये बोलता है सभी हॉस्पिटल्स को गुड स्मैरिटन के जो अधिकार हैं वो दिखाने होंगे। हॉस्पिटल में आप जाओगे ना तो बोर्ड लगा होना चाहिए कि अगर आप गुड स्मैरिटन हो, मतलब आप एक्सीडेंट विक्टिम की मदद करने के लिए आए हो यहाँ पे, तो आपके अधिकार क्या क्या हैं। हालांकि देखो ये चीज़ इंप्लीमेंट नहीं होती, मतलब मैं तो पिछले 2 महीनों में मेरे बहुत हॉस्पिटल के चक्कर लगे हैं, वहाँ पे पेशेंट के राइट्स तो लिखे होते हैं, पेशेंट के राइट्स, लेकिन गुड स्मैरिटन के राइट्स तो नहीं लिखे होते। जैसा कि रूल 168 क्लोज 5 सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल्स में लिखा हुआ है। तो देखो हॉस्पिटल्स ने इंफॉर्मेशन पब्लिश नहीं कर रखी, तो इस वजह से अभी भी ना डर ज़्यादा हावी है इंसानियत पे। इंसानियत कई बार हार जाती है। कई बार हम देखते हैं एक्सीडेंट होने के बाद में ना लोग वीडियो बनाने लग जाते हैं, व्लॉग बनाने लग जाते हैं, मतलब डर ज़्यादा ऊपर है इंसानियत से। आप बोलोगे सर राइट्स तो बताओ, मतलब चलो हॉस्पिटल ने बोर्ड वगैरह नहीं लगा रखा वो अलग बात है क्या राइट्स? ये 3 राइट्स हैं मेनली। अगर देखो आप एक्सीडेंट विक्टिम की मदद करते हो ना तुरंत की तुरंत, तो आपकी आइडेंटिटी को ना डिस्क्लोज नहीं किया जाएगा, एनोनिमिटी बरकरार रखी जाएगी, ये आपका अधिकार है। दूसरा, आपके खिलाफ कोई सिविल केस या फिर क्रिमिनल केस नहीं चलेगा अनटिल अनलेस आपका कोई नेग्लिजेंस प्रूव हो जाए कि आपने ना जानबूझ के डिले किया विक्टिम को हॉस्पिटल ले जाते वक्त। अगर ये प्रूव नहीं हो जाता है तो फिर आपके खिलाफ कोई भी सिविल और क्रिमिनल केस नहीं बनेगा। नेक्स्ट है राइट टू लीव, मतलब आप हॉस्पिटल लेके गए, पेशेंट को हॉस्पिटल लेके गए, तो आपके ऊपर कोई ऑब्लिगेशन नहीं है कि हाँ आप फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करवाओगे या फिर हॉस्पिटल में रुकोगे जब तक होश नहीं आ जाता पेशेंट को। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, हॉस्पिटल वाले आपको नहीं रोक सकते। आप बोलो कि भैया मेरे को तो मिले थे रोड पे ये और मैं अब जाना चाहता हूं, हॉस्पिटल आपको नहीं रोक सकता। लेकिन चैलेंजेस क्या क्या हैं इंप्लीमेंटेशन में? सबसे पहला चैलेंज तो देखो यही है, बेहतरीन गाइडलाइंस हैं सुप्रीम कोर्ट ने दी, बाद में मोटर व्हीकल अमेंडमेंट एक्ट में भी रिकॉग्नाइज किया, सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल्स में भी उसे लीगल रूप दिया गया, लेकिन अवेयरनेस ही नहीं होगी इन राइट्स के बारे में तो फिर क्या फायदा। इसलिए हमें चाहिए कल्चरल शिफ्ट। मदद करना सिर्फ देखो नोबल नहीं बल्कि नॉर्मल काम होना चाहिए। अभी कोई किसी की मदद करता है ना तो कहते हैं यार ये बहुत बढ़िया काम किया, नोबल काम है। भाई इसे नॉर्मल माना जाना चाहिए। जनता की सोच ऐसी होनी चाहिए कि हाँ इट इज नॉर्मल, हर कोई मदद करता है। जैसे देखो जर्मनी में होता है, वहां पे ना आपको ड्राइवर का लाइसेंस लेना है ना तो पहले फर्स्ट एड ट्रेनिंग मैंडेटरी है। अगर आपको फर्स्ट एड के बारे में नहीं पता तो फिर आपको लाइसेंस नहीं देंगे। और सिटीजन्स पर लीगल ऑब्लिगेशन है एक्सीडेंट विक्टिम की हेल्प करने के लिए। मतलब जर्मनी में यह रूल है, अगर आप हेल्प नहीं करोगे एक्सीडेंट विक्टिम की तो आपके खिलाफ मामला दर्ज होगा। समझ गए? तो मतलब लीगल ऑब्लिगेशन है वहां पे सिटीजन्स के ऊपर कि आपको मदद करनी ही है। तो ऐसी सोच शुरू से डेवलप हो जाती है ना तो फिर मदद करना एक नेचुरल रिफ्लेक्स बन जाता है कि हाँ कि एक्सीडेंट हुआ है तो मदद करनी ही है, बिल्कुल नॉर्मल है और जरूरी है। तो ये थोड़े चैलेंजेस की बात कर ली हमने, लेकिन देखो ऐसा नहीं है कि सरकार कुछ कर नहीं रही है। सरकार ने अच्छी अच्छी चीजें करी हैं, लेट सही लेकिन करी हैं। बहुत से लोग देखो जैसे मैंने बताया ना इसलिए मदद नहीं करते क्योंकि उन्हें लगता है कि मेडिकल बिल्स का जो बोझ है उनके ऊपर आ जाएगा। लगता है ना कि मैं हॉस्पिटल लेके जाऊंगा प्राइवेट हॉस्पिटल में तो प्राइवेट हॉस्पिटल वाले मेरे से पैसा मांग लेंगे। लेकिन इस फाइनेंशियल बैरियर को हटाने के लिए ना इंडियन गवर्नमेंट ने एक शानदार स्कीम शुरू की है। स्कीम का नाम क्या है? कैशलेस ट्रीटमेंट स्कीम फॉर रोड एक्सीडेंट विक्टिम्स। फिर से बोलता हूं, कैशलेस ट्रीटमेंट स्कीम फॉर रोड एक्सीडेंट विक्टिम्स। यह स्कीम हाल ही में लागू हुई 5 मई 2025 से। इस स्कीम में ना रोड एक्सीडेंट विक्टिम्स को ना पहले 7 दिनों तक 1.5 लाख तक का कैशलेस ट्रीटमेंट मिलता है। मतलब आप किसी विक्टिम को लेके गए, पीड़ित को लेके गए हॉस्पिटल में, तो उसे ना 7 दिनों तक 1.5 लाख रुपए तक का बिना कैश दिए ट्रीटमेंट मिलेगा। लेकिन शर्त यह है पुलिस को इन्फॉर्म करना पड़ेगा 24 घंटे के अंदर अंदर। समझ गए? अगर हिट एंड रन केस है और मौत हो गई है तो फिर ना जिस विक्टिम की मौत हुई है उसके परिवार को 2 लाख रुपए का कंपनसेशन मिलेगा। यह स्कीम अच्छी स्कीम है, कैशलेस ट्रीटमेंट स्कीम फॉर रोड एक्सीडेंट विक्टिम्स।
और ये जो स्कीम है नेशनल हेल्थ अथॉरिटी ने स्टेट हेल्थ एजेंसीज, हॉस्पिटल और पुलिस डिपार्टमेंट के साथ मिलकर इंप्लीमेंट करना स्टार्ट किया है। और इसके लिए ना एक डिजिटल प्लेटफॉर्म भी बनाया गया है जिसे बोलते हैं EDAR, मतलब ई डिटेल्ड एक्सीडेंट रिपोर्ट। तो ये जो सिस्टम है ना, इसमें रियल टाइम मॉनिटरिंग होगी एक्सीडेंट की, जहां एक्सीडेंट हुआ है उसके बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन कि देखो यहां पे एक्सीडेंट हुआ है। तो इससे वेरिफिकेशन वगैरह ज़्यादा अच्छे से हो सकेगी और क्लेम वगैरह मिलने में आसानी होगी। और बार बार मान लीजिए किसी जगह पे एक्सीडेंट हो रहे हैं तो वहां पे फिर रोड इंफ्रा भी इंप्रूव करवाया जाएगा। समझ गए? अब इस स्कीम में ना फोकस जानते हो किस चीज पे है? इस स्कीम में फोकस है गोल्डन आवर पे। गोल्डन आवर जैसे मैंने शुरुआत में बताया, ये देखो एक्सीडेंट के बाद का ना पहला घंटा होता है जिसमें अगर सही मेडिकल हेल्प मिल जाए तो फिर देखो जान बचने के चांसेस सबसे ज्यादा हो जाते हैं। जैसे कई बार आप देखते हो बाइक से लड़का गिर गया या लड़की गिर गई, सर पे चोट लग गई, तो शुरुआत के 1 घंटे में अगर हॉस्पिटल पहुंचा दिया जाता है तो बचने के चांसेस ज़्यादा, अदरवाइज फिर ब्लीडिंग ज़्यादा हो जाती है। तो इसीलिए ये सारे जो रूल्स हैं, स्कीम्स हैं, इंपॉर्टेंट हैं ताकि बहुमूल्य जाने जो हैं बच सकें। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है ट्रामा केयर इंफ्रास्ट्रक्चर का। ट्रामा केयर इंफ्रास्ट्रक्चर, देखो हमारे देश में ना एक मजबूत ट्रामा केयर इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए। सोचो आपने ना किसी विक्टिम को हॉस्पिटल पहुंचा दिया जल्दी से, लेकिन हॉस्पिटल में डेडिकेटेड ट्रामा वार्ड ही नहीं है। वहां पे दिमाग पे चोट लगी थी लेकिन न्यूरोलॉजिकल डॉक्टर नहीं है, न्यूरोलॉजिकल एक्सपर्टीज नहीं है, 24/7 स्टाफ नहीं उपलब्ध है, तो क्या फायदा आपने इतना जल्दी हॉस्पिटल पहुंचाया? क्या उसका फायदा हुआ? नहीं। तो भारत में ना ट्रामा केयर की जो सुविधाएं हैं अभी भी बहुत अंडर डेवलप्ड हैं, कहीं कहीं है, कहीं कहीं नहीं है, कहीं कहीं पैची है। समझ गए? तो हमारे देश में ना एक नेशन वाइड ट्रामा केयर नेटवर्क होना चाहिए। मतलब हर थोड़े डिस्टेंस के बाद में ना एक अच्छा ट्रामा केयर सेंटर होना चाहिए जहां पे बहुमूल्य जानों को बचाया जा सके। इस ट्रामा केयर नेटवर्क के लिए ना पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को एक्सप्लोर किया जा सकता है। इवन आयुष्मान भारत जो इनिशिएटिव है, आयुष्मान भारत जो स्कीम है, उसको भी इसके साथ इंटीग्रेट किया जा सकता है। इवन देखो WHO की स्टडी भी ये कहती है कि पोस्ट क्रैश केयर जो है वो एक मेजर रीजन है रोड एक्सीडेंट में होने वाले डेथ का। पुडुचेरी की एक स्टडी कहती है एक्सीडेंट के बाद अगले 1 घंटे में ना, यानी गोल्डन आवर में, सिर्फ 55% जो विक्टिम्स हैं वो हॉस्पिटल पहुंच पाते हैं। अलीगढ़ की स्टडी कहती है 67% केसेस में, 67% एक्सीडेंट के केसेस में जो फर्स्ट रिस्पॉन्डर होते हैं ना वो आम आदमी होते हैं, मतलब कॉमन मैन होते हैं जो आसपास जा रहे होते हैं, वही हॉस्पिटल लेके आते हैं। एम्बुलेंस वाला कल्चर हमारे देश में थोड़ा कम है, एम्बुलेंस काफ़ी लेट पहुंचती है, तो इस वजह से जो आसपास के लोग हैं, राहगीर हैं, वही काम आते हैं। ये बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं कुछ दूसरे देशों की, जैसे जर्मनी में फर्स्ट एड ट्रेनिंग कंपलसरी है लाइसेंस के लिए, जैसे मैंने बताया। स्वीडन में रियल टाइम क्रैश डेटा और इन व्हीकल जो इंस्ट्रूमेंट्स लगे होते हैं उनका यूज़ किया जाता है तुरंत हॉस्पिटल को इन्फॉर्म करने के लिए, ताकि जल्दी से जल्दी एम्बुलेंस वहाँ पे पहुँच सके। यूके, ऑस्ट्रेलिया में रूरल रिस्पॉन्डर्स को ट्रेन किया जाता है कि आप कैसे इमीडिएट केयर प्रोवाइड कर सकते हो, आपको डरने की जरूरत नहीं है। तो मतलब ये कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं। इसके बाद लास्ट में राइटर देखो ये बोलते हैं, कुछ डेटा दिया जाता है, जैसे देखो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे का डेटा ये है 2022 में ना, 2022 का डेटा है 66.5% जो रोड एक्सीडेंट्स थे ना उनमें विक्टिम्स की एज ना 18 से 45 के बीच की थी। अब ये जो एज ग्रुप है ना, यूँ मान के चलो सबसे ज़्यादा इकोनॉमिकली प्रोडक्टिव ग्रुप है। सोचो एक युवा जो देश की तरक्की में योगदान दे सकता था, लेकिन टाइमली केयर ना मिलने की वजह से उसने अपनी जान गंवा दी। तो WHO का डेटा ये कहता है हर साल रोड क्रैशिस की वजह से ना हमारी GDP को 3 से 5% तक का नुकसान होता है, लेकिन टाइमली इमरजेंसी केयर अगर हम प्रोवाइड कर सकें तो ना सिर्फ प्रोडक्टिविटी बचेगी, मतलब लोगों की जान बचेगी, डिसेबिलिटी होने से भी बचेगी, और एक तरफ देखो लाइफ तो बचेगी, ऊपर से इकोनॉमी को भी बूस्ट मिलेगा। दोनों ही बातें हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। फिर लास्ट में वे फॉरवर्ड में अवेयरनेस चलाओ, कंप्लायंस ऑडिट होना चाहिए हॉस्पिटल्स और पुलिस स्टेशंस का कि सब कुछ सही चल रहा है।
एनुअल अवार्ड एंड पब्लिक रिकॉग्निशन होना चाहिए गुड स्मारिटन्स का, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हेल्प करें। मतलब एक इंसेंटिव हो गया ना कि हाँ भाई आपके काम को रिकॉग्नाइज किया जा रहा है, तो बाकी लोग भी सीखते हैं, इंस्पायर होते हैं। रिएक्टिव से रिस्पॉन्सिव इमरजेंसी सिस्टम होना चाहिए। अभी तो क्या है, डिले डाला सिस्टम है, लेकिन प्रोएक्टिव सिस्टम होना चाहिए। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया, चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल देखो, इंडिया के ना पॉपुलेशन चैलेंजेस से संबंधित है। पॉपुलेशन चैलेंजेस आपने सिलेबस में जीएस पेपर 1 में जो टॉपिक है ना पॉपुलेशन वाला, वहाँ से इस आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। तो इस आर्टिकल को भी ना थोड़ा सिंपल वे में ही हम डिस्कस करेंगे, रंग बिरंगी स्लाइड्स को छोड़ के। इंट्रोडक्शन में देखो आर्टिकल में ये बोला जाता है, कुछ साल पहले तक ना इंडिया पॉपुलेशन के मामले में ना नंबर 2 पे आता था और चाइना नंबर 1 पे। लेकिन अब आपको पता है इंडिया दुनिया का ना सबसे ज़्यादा आबादी वाला देश बन गया है। और एक चीज़ क्या आपको पता है, जब दोनों देश आज़ाद हुए थे ना, तो उस समय इंडिया की पॉपुलेशन थी, जानते हो कितनी? इंडिया की पॉपुलेशन थी 350 मिलियन। 350 मिलियन कितना, 35 करोड़ हो गया है ना। और चाइना की पॉपुलेशन थी 1951 में 55 करोड़, यानी 550 मिलियन। लेकिन देखो चाइना ने ना 1949 के बाद आने वाले जो 30 साल थे ना, यानी 1950 से लेके 1980 के बीच में चाइना ने ना महिलाओं की शिक्षा पर, यानी वुमेन की एजुकेशन पर, लोगों की हेल्थ पर बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किया। इसका नतीजा ये हुआ कि चाइना देखो आज दुनिया की ना दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी है और एक सुपर पावर बन गया है, जबकि इंडिया इतना पीछे रह गया है। अगर इंडिया के नेता उस समय शिक्षा और स्वास्थ्य पर ध्यान देते ना, खास करके जो नॉर्थ इंडिया के राज्य हैं, हिंदी स्पीकिंग राज्य है ना, वहाँ पर तो सॉरी, तो शायद देखो आज हमारी पॉपुलेशन 2065 में 1.65 बिलियन यानी 165 करोड़ नहीं पहुंचती। जब देखो किसी भी देश की पॉपुलेशन बहुत तेजी से बढ़ती है ना, तो ये अपने चैलेंजेस लेके आती हैं। चैलेंजेस जैसे ज़्यादा पॉपुलेशन है तो जॉब्स की कमी है, जॉब्स की कमी है तो गरीबी है। अब गरीबी है, शिक्षा नहीं मिल पाई तो अवेयरनेस नहीं है, वो फिर से ज़्यादा बच्चे पैदा करेंगे क्योंकि इलिटरेट हैं, उन्हें इस चीज़ की समझ में नहीं होती कि कम बच्चे पैदा करने चाहिए। तो ये विशियस साइकिल चलता रहता है। गरीबी है इसलिए पॉपुलेशन ज़्यादा है और पॉपुलेशन ज़्यादा है इसलिए गरीबी है। तो जब तक देखो इस दिशा में सुधार नहीं होगा ये साइकिल चलता रहेगा। अब राइटर एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट देते हैं, जब से देखो आपने पढ़ना लिखना स्टार्ट किया ना, आप खास करके जब से आपने यूपीएससी की प्रिपरेशन स्टार्ट की होगी, एक चीज़ तो हमेशा आप सुनते आए हो कि डेमोग्राफिक डिविडेंड हमारे पक्ष में है, हमारे पक्ष में है। लेकिन देखो वो डेमोग्राफिक डिविडेंड जो है वो अब खत्म हो रहा है और सरकार कुछ नहीं कर पाई है। होता क्या है ये डेमोग्राफिक डिविडेंड? देखो जब किसी देश में ना काम करने वाले लोगों की संख्या बढ़ती है और डिपेंडेंट पॉपुलेशन यानी बच्चे और बूढ़े जो है ना, जो डिपेंडेंट होते हैं, उनकी संख्या कम होती है, तो इस सिचुएशन से ना उस देश की इकोनॉमी को फायदा होता है, क्योंकि काम करने वाले लोग ज्यादा हैं और डिपेंडेंट लोग कम हैं। तो उस देश में ज्यादा इकोनॉमिक एक्टिविटीज होंगी, उस देश की इकोनॉमी ज्यादा ग्रो करेगी। और हमारे देश में देखो ये सिचुएशन पैदा होनी स्टार्ट हो गई 1980s से। 1980s से 2040 के बीच की जो सिचुएशन थी, बोला गया कि हमारे देश में ये जो सिचुएशन है इंडिया के पक्ष में है, क्योंकि डेमोग्राफिक डिविडेंड है हमारे देश में, मतलब काम करने वाले लोगों की संख्या ज़्यादा और डिपेंडेंट लोगों की संख्या कम। लेकिन देखो 2041 के बाद में ना वर्किंग एज पॉपुलेशन कम होना स्टार्ट हो जाएगी और तब वो सिचुएशन होगी जब हम कहेंगे कि डेमोग्राफिक डिविडेंड अब खत्म हो गया, अब वर्किंग एज पॉपुलेशन कम होना स्टार्ट हो गई और डिपेंडेंट पॉपुलेशन बढ़ना स्टार्ट हो गई। तो इस विंडो का हमें फायदा उठाना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा। मतलब 1980 से लेके ये जो 2040 के बीच का जो ये टाइम था ना, इसका हमें ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठाना चाहिए था। लेकिन आज हम 2025 में खड़े हैं, 2040 भी आने वाला है, 15 साल हैं, लेकिन अभी तक हम देखो कुछ खास फायदा उठा नहीं पाए हैं। फायदा उठाते कैसे? फायदा देखो तब उठा पाते जब हम अपने युवा लोगों को स्किल्स देते, हम अपने युवा लोगों को काबिल बनाते, उनको कैपेबल बनाते, तब फायदा होता। लेकिन देखो अभी काम मांगने वाले लोगों की संख्या इतनी ज़्यादा है, सरकार जॉब्स नहीं दे पा रही है, स्किल नहीं दे पा रही है, तो खाली बैठा युवा बल्कि क्राइम में लग जाता है, बजाय काम करने के, बजाय इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करने के, वो
बल्कि क्राइम के रास्ते पर चल पड़ता है। इससे सोसाइटी में माहौल खराब होता है, इन्वेस्टमेंट कम आती है, बल्कि इकोनॉमी को फायदा पहुंचाने के जगह वो नुकसान पहुंचाना स्टार्ट कर देता है। मतलब साफ है, देखो इंडिया अब यूथफुल कंट्री नहीं रहा, हम अब तेजी से बूढ़े हो रहे हैं। लेकिन जब देश यूथफुल था उस टाइम का फायदा जितना उठाना चाहिए था नहीं उठा पाए। नॉन फार्म जॉब्स ज़्यादा से ज़्यादा क्रिएट होनी चाहिए थी, उतनी नहीं हो पाई। आज के समय में देखो जो अनएम्प्लॉयमेंट क्राइसिस है ना हमारे देश में, ये अनएम्प्लॉयमेंट क्राइसिस देखो मल्टी लेयर्ड है। क्या है? मल्टी लेयर्ड है। पहली कैटेगरी देखो उन लोगों की है, आपको पता है हर साल लेबर फोर्स में बहुत सारे जो यंग लोग हैं वो शामिल हो जाते हैं जॉब के लिए। मतलब बड़ी संख्या में यंग लोग हर साल नौकरी ढूंढने निकलते हैं, तो ये पहली लेयर है। फिर दूसरी लेयर उन लोगों की जो अभी करंटली अनएम्प्लॉयड हैं, जो अभी बेरोजगार हैं। फिर तीसरा है डिस्करेज्ड वर्कर्स। ये देखो वो लोग हैं जो अभी ना तो एजुकेशन में है, ना एम्प्लॉयमेंट में है और ना ही ट्रेनिंग कर रहे हैं। जॉब ढूंढ रहे थे लेकिन उनको मिली नहीं, इसलिए वो इतना निराश हो गए कि उन्होंने जॉब ढूंढना ही बंद कर दिया। तो ये है डिस्करेज्ड वर्कर्स। इन्हें NEET बोलते हैं, नॉट इन एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट और ट्रेनिंग। समझ गए? नौकरी ना मिलने की वजह से इतने निराश हो चुके हैं कि वो काम अब ढूंढ भी नहीं रहे हैं। सबसे लास्ट लेयर है अंडर एम्प्लॉयड। मतलब ये वो लोग हैं जो देखो एग्रीकल्चर में काम कर रहे हैं लेकिन उनकी प्रोडक्टिविटी बहुत कम है। क्योंकि देखो एग्रीकल्चर में जरूरत से ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं, तो उनके काम करने से ना करने से एग्रीकल्चर में ज़्यादा प्रोडक्टिविटी इंक्रीज नहीं हो रही है। मतलब इन्हें एग्रीकल्चर से निकाल कर नॉन फार्म जॉब्स में लाना बहुत ज़रूरी है ताकि इनका पोटेंशियल यूज हो सके। समझ गए? तो ये कुछ डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट टाइप हो गया। वैसे एक अंडर एम्प्लॉयमेंट वो भी होती है ना कि पोटेंशियल ज़्यादा है, जैसे PhD अगर किसी लड़की ने कर रखी है बट वो एज ए क्लर्क काम कर रही है या फिर PN काम कर रही है, तो इसे अंडर एम्प्लॉयमेंट बोलते हैं, है ना। अब आगे चलते हैं, इंडिया की पॉपुलेशन प्रॉब्लम। देखो जो पॉइंट पहले हमने कवर किया ना पॉपुलेशन इंक्रीज का, वो इंडिया की पॉपुलेशन का देखो मूल रूप से ना हिंदी बेल्ट का मुद्दा रहा है। और अब ये समस्या 3 बड़े नॉर्दर्न स्टेट्स तक सीमित हो गई है। अब मतलब पहले जो समस्या सभी नॉर्दर्न राज्यों में थी, लेकिन अब सिर्फ 3 राज्यों तक सीमित हो गई है। वो है बिहार, यूपी और झारखंड। बिहार में टोटल फर्टिलिटी रेट कितना है? 3। उत्तर प्रदेश में कितना है? 2.7। झारखंड में कितना है? 2.4। अब देखो टोटल फर्टिलिटी रेट आपको पता है कि एक महिला अपनी पूरे जीवन काल में एवरेज तौर पे कितने बच्चों को जन्म देती हैं, तो वो होता है टोटल फर्टिलिटी रेट। रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी रेट होता है 2.1। अगर फर्टिलिटी रेट 2.1 हो ना तो पॉपुलेशन फिर स्टेबल हो जाएगी, ना बढ़ेगी ना घटेगी। अभी इंडिया का टोटल फर्टिलिटी रेट ना 2 है, बिलो रिप्लेसमेंट लेवल है। मतलब हम कह सकते हैं कि स्टेबिलिटी की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन इन 3 राज्यों को छोड़ दे तो बिहार, यूपी और झारखंड। आप ग्लोबल कंटेक्स्ट देखिए, यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड की ना 2025 की रिपोर्ट ये बताती है ग्लोबल फर्टिलिटी रेट्स में ना बहुत गिरावट आई है। मतलब 1950 में ना ग्लोबली एवरेज के तौर पे एक महिला ना 5 बच्चों को जन्म देती थी, लेकिन 2024 में ना ये रेट जो है घट के हो गया है 2.25। मतलब फर्टिलिटी रेट में ना सिर्फ इंडिया में बल्कि पूरे वर्ल्ड में गिरावट आई है। तो इस हिसाब से ओवरऑल देखो इंडिया ग्लोबल एवरेज से ना बेहतर परफॉर्म कर रहा है। लेकिन फिर भी देखो हमें सुधार की गुंजाइश है। उन 3 राज्यों में भी अवेयरनेस फैलाने की आवश्यकता है, यूपी, झारखंड और बिहार। फिर फैमिली प्लानिंग की बात की जाती है। ये 3 स्टेट्स हैं जहां पे देखो टोटल फर्टिलिटी रेट ज़्यादा है। ये वही है जहां पे देखो फैमिली प्लानिंग की जो अनमेट नीड्स है ना वो सबसे ज़्यादा है। अनमेट नीड्स मतलब यहाँ पे ना लोग फैमिली प्लानिंग करना तो चाहते हैं, कंट्रोल करना चाहते हैं रिप्रोडक्शन को, लेकिन वो कर नहीं पाते क्योंकि उन्हें एक्सेस नहीं है। जैसे उन्हें पता नहीं है कि कैसे नसबंदी वगैरह करवाई जा सकती है, कैसे कॉन्ट्रासेप्टिव्स का इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसे कि एग्जांपल देखिए, पूरे इंडिया में ना अनमेट नीड का एवरेज जानते हो कितना है? 12.9%। यानी 12.9% लोग ऐसे हमारे देश में जो फैमिली प्लानिंग करना चाहते हैं, लेकिन उनके पास में टूल्स का एक्सेस नहीं है, इसलिए कर नहीं पाते। लेकिन बाकी जगह पे ये अनमेट नीड का
जो नंबर है और भी ज़्यादा है। यूपी में 18.1% लोग ऐसे हैं जो फैमिली प्लानिंग करना चाहते हैं, लेकिन अवेयरनेस नहीं है, रिसोर्सेज नहीं है, इसलिए नहीं कर पाते। बिहार में ये नंबर 21.2% है। वहाँ पे इससे क्लियर होता है कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ सर्विसेज काफ़ी बेकार है, काफ़ी घटिया है। यूपी और बिहार हमारे देश की टोटल पॉपुलेशन में जानते हो कितना कंट्रीब्यूट करते हैं? 1/4, यानी 25% तो इन्हीं दो राज्यों से आते हैं देश की टोटल पॉपुलेशन। अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है चाइल्ड मैरिज का। देखो, अनमेट नीड तो ऊपर ऊपर की बात हो गई, लेकिन असली मुद्दा और भी गहरा है। बिहार में ना 42.5% जो लड़कियों की शादी है वो 18 साल की उम्र से पहले हो जाती है। इंडिया का नेशनल एवरेज इस मामले में 26.8% है, यानी 26.8% हमारे भारत में लड़कियों की जो शादी है 18 से कम हो जाती है, लेकिन बिहार में ये नंबर 42.5% है। तो ये जो डेटा है ना, ये पोल खोलता है एक प्रकार से उन स्कीम्स की, जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। साफ दिखता है कि पब्लिक हेल्थ जो मैसेजिंग है वो ठीक से काम नहीं कर रही है। इवन UNFPA 2025 की रिपोर्ट ये कहती है जेंडर इनइक्वालिटी है ना, मतलब मेन की ज़्यादा चलती है, वुमेन की कम चलती है। इससे भी जो फर्टिलिटी एस्पायरेशंस हैं वो डिसाइड होते हैं। कई बार महिला नहीं बच्चे पैदा करना चाहती, लेकिन उसकी चलती नहीं है परिवार में, इस वजह से चॉइस उस महिला के ऊपर लाद दी जाती है, इम्पोज कर दी जाती है। फिर नेक्स्ट है कॉन्ट्रासेप्टिव्स का इस्तेमाल काफ़ी कम। मतलब हमारी रिप्रोडक्टिव हेल्थ सिस्टम की ये देखो नाकामी ही बोलेंगे कि इंडिया में ना किसी भी फैमिली प्लानिंग मेथड का इस्तेमाल सिर्फ 53.5% लोग करते हैं। मतलब लगभग आधे इंडियन कपल्स ना कोई फैमिली प्लानिंग मेथड यूज ही नहीं करते। यूपी में ये नंबर देखो और भी खराब है। यूपी में 41.5% लोग किसी मेथड का इस्तेमाल करते हैं और सिर्फ 31.7% लोग किसी मॉडर्न मेथड का इस्तेमाल करते हैं फैमिली प्लानिंग के लिए। बिहार में 24.1% लोग किसी मेथड का इस्तेमाल करते हैं फैमिली प्लानिंग के लिए और 23.3% मॉडर्न मेथड का इस्तेमाल करते हैं। अब आप ना दोनों चीज़ों को लिंक करिए। एक तरफ देखो दोनों राज्यों में, यूपी बिहार में चाइल्ड मैरिजेज इतनी ज़्यादा हो रही हैं, और दूसरी तरफ किसी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड का इस्तेमाल नहीं हो रहा है, यानी फैमिली प्लानिंग नहीं हो रही है। तो देखो बच्चे तो ज़्यादा होंगे ही ना, इतनी कम उम्र में शादी हो गई, कोई कॉन्ट्रासेप्टिव का इस्तेमाल भी नहीं हो रहा है, तो जाहिर तौर पे बच्चे ज़्यादा ही होंगे। UNFPA सर्वे ये कहता है, जो 14 कंट्रीज़ में किया गया था, कि 1/3 जो प्रेगनेंसीज है ना वो अनइंटेंडेड होती हैं। वो मतलब सोची समझी नहीं होती, गलती से होती है। अब जो ये हाई फर्टिलिटी रेट होते हैं ना, इनके बहुत बुरे कंसिक्वेंसेस होते हैं। अब हाई फर्टिलिटी रेट वाले जो राज्य हैं, इनकी पर कैपिटा इनकम काफ़ी कम होती है। मतलब नेशनल इनकम से उनकी पर कैपिटा इनकम काफ़ी कम होती है। दूसरा पॉइंट ये भी, अब चूंकि कुछ सालों तक तो देखो पॉपुलेशन बढ़ेगी, खास करके अब ये जो यूपी बिहार है, अब यहाँ से फिर माइग्रेशन होता है दूसरे राज्यों में। माइग्रेशन होता है तो टीयर 2 सिटीज़ पे काफ़ी बर्डन आ जाता है। प्लानिंग के साथ में फिर शहर डेवलप नहीं होते, स्लम वगैरह डेवलप हो जाती हैं, हैज़ार्ड मैनर में डेवलपमेंट होती है, तो काफ़ी नुकसान होता है। इसके बाद देखो एक और बड़े चैलेंज की बात की जाती है, वो है एजिंग सोसाइटी, एजिंग पॉपुलेशन। मतलब 60 से ज़्यादा उम्र के जो लोग हैं उनकी संख्या लगातार बढ़ रही है। आने वाले 15 सालों में ना, अभी जो करंट वर्कफोर्स है ना हमारे देश में, उसमें से बहुत सारे लोग रिटायर होंगे, क्योंकि देखो 610 मिलियन वर्कफोर्स तो अभी इंडिया में ऐसी है जिसकी एज 45 से ज़्यादा है, तो इनमें से बहुत सारे लोग तो रिटायर हो जाएंगे। लेकिन देखो हैरानी की बात यह है, एल्डर्स की संख्या हमारे देश में बढ़ने वाली है, बट पॉलिसी मेकर्स देश को इसके लिए तैयार नहीं कर रहे हैं। मतलब डेमोग्राफी देखो चेंज होने वाली है, आने वाले समय में हम भी जापान की तरह हो जाएंगे जहाँ पे बूढ़े लोग ज़्यादा हैं, हालांकि उसमें तो बहुत टाइम लगेगा। जापान की एवरेज एज जो है 48 है। लेकिन कहने की बात यह है कि एल्डर्स की संख्या बढ़ेगी और हमारे पॉलिसी मेकर्स ना उस सिचुएशन से निपटने के लिए अभी से तैयारी नहीं कर रहे हैं। लास्ट में राइटर कुछ सजेशंस देते हैं। सजेशंस क्या हैं? जैसे देखो चाइना ने एजुकेशन और हेल्थ में इन्वेस्ट किया, आप भी ना मैसिव इन्वेस्टमेंट करो एजुकेशन और हेल्थ में। कम से कम डेमोग्राफिक डिविडेंड 10-15 सालों का और है, उसे फ़ायदा उठाया जा सके, स्पेशली हिंदी बेल्ट में।
फिर देखो स्किल डेवलपमेंट करो, नॉन फार्म जॉब क्रिएशन करो, रिप्रोडक्टिव हेल्थ सर्विसेज के बारे में अवेयरनेस फैलाओ, चाइल्ड मैरिज को रोको, जेंडर इक्वालिटी को प्रमोट करो, और सबसे लास्ट में जो पॉपुलेशन बूढ़ी हो रही है उनके लिए आप सोशल सिक्योरिटी सिस्टम डेवलप करो, मतलब जब वो 60 से ऊपर हो जाएं तो उन्हें पेंशन मिले, अच्छा हेल्थ केयर मिले, तो पहले से तैयारी करके रखो ना। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया पॉपुलेशन रिलेटेड चैलेंजेस से संबंधित। चलते हैं आगे। लास्ट में देखो एथिक्स का एक छोटा सा पोर्शन डिस्कस कर लेते हैं। कल हम डिस्कस कर रहे थे एटीट्यूड। एटीट्यूड क्या होता है, सिंपल भाषा में बताइए। किसी भी चीज़ का मतलब किसी भी एटीट्यूड ऑब्जेक्ट के प्रति हमारा जो नज़रिया होता है ना, चाहे वो फेवरेबली हो या फिर डिसफेवरेबली हो, वो होता है हमारा एटीट्यूड। और एटीट्यूड ऑब्जेक्ट कोई इंसान हो सकता है, कोई ऑब्जेक्ट हो सकता है, कोई सिचुएशन हो सकती है, कोई आइडिया हो सकता है, समझ गए। तो किसी भी चीज़ के प्रति हमारा नज़रिया। एटीट्यूड देखो सिर्फ एक शब्द नहीं होता, बल्कि देखो एटीट्यूड हमारी सोच, हमारी भावनाएं और हमारे एक्शंस का कॉम्बिनेशन होता है। अब यहाँ पे ना एक मॉडल आता है, कैब मॉडल। कैब मॉडल में ना 3 चीज़ें हैं, CAB। C फॉर कोग्निटिव, कोग्निटिव यानी थॉट्स, A फॉर अफेक्टिव, अफेक्टिव यानी फीलिंग, और बिहेवियरल, बिहेवियरल मतलब एक्शन। तो एटीट्यूड जो है वो 3 अलग अलग लेकिन आपस में जुड़े हुए कंपोनेंट से मिलके बनता है। यहाँ पे देखो मैं बना भी देता हूँ। एटीट्यूड ना 3 अलग अलग कंपोनेंट से मिलके बनता है, CAB। C फॉर कोग्निटिव यानी थॉट्स, मैं एग्जाम्पल की सहायता से समझाऊंगा अभी। A फॉर इफेक्टिव यानी फीलिंग, और B फॉर बिहेवियरल यानी एक्शन। 3 अलग अलग कंपोनेंट्स वैसे आपस में जुड़े हुए हैं लेकिन वैसे अलग अलग हैं। जुड़े हुए मतलब लिंक्ड हैं आपस में। कैसे लिंक्ड हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो इन 3 कंपोनेंट से मिलके बनता है एटीट्यूड। सबसे पहले बात कर लेते हैं कोग्निटिव कंपोनेंट की। ये देखो एटीट्यूड का ना वो हिस्सा है, वो कंपोनेंट है जो देखो हमारी ज्ञान मतलब नॉलेज, हमारी बिलीव्स, हमारे आइडियाज, हमारे थॉट्स, इन सब से जुड़ा हुआ है। जैसे देखो जब भी हम किसी चीज़ के बारे में सोचते हैं या फिर कुछ जानते हैं तो वो इस कंपोनेंट में आ जाता है। जैसे आप ना आज ये लेक्चर सुन रहे हो तो आपको नॉलेज मिली तो एटीट्यूड के इस कंपोनेंट में आ जाएगी ये नॉलेज। मतलब समझ गए, आपके थॉट्स, आपके आइडियाज़, आपकी नॉलेज, आपके बिलीव्स, वो सब आ जाते हैं इस कंपोनेंट में। जैसे देखो जो मकड़ियाँ होती हैं वो खतरनाक होती हैं, ये एक बिलीफ है। मकड़ियाँ खतरनाक होती हैं, ये बिलीफ है। कुछ लोग नहीं मानते मकड़ियों को खतरनाक, वो भी एक बिलीफ है। 2 लोग हैं, A, B मानता है कि मकड़ियाँ खतरनाक होती है, ये उसका मानना है, ये उसका बिलीफ है। B मानता है कि नहीं मकड़ियाँ खतरनाक नहीं होती, ये उसका बिलीफ है। लेकिन दोनों के जो बिलीफ हैं वो जाएंगे किस कंपोनेंट में, एटीट्यूड के कोग्निटिव कंपोनेंट में। और आसान भाषा में समझाता हूं। इसमें देखो वो सब शामिल है जब ना हम किसी ऑब्जेक्ट, किसी पर्सन या फिर सिचुएशन के बारे में बुद्धि लगा के सोचते हैं या फिर लॉजिकली सोचते हैं ना, तो जो हमें प्राप्त होता है वो क्या होती हैं, वो हमारी धारणाएं होती हैं, वो बिलीफ होते हैं। मतलब हमने जितनी बुद्धि चल सकती थी लगाई किसी ऑब्जेक्ट के बारे में, सिचुएशन के बारे में, और बुद्धि लगा के हमें जो ज्ञान हुआ, जो हमारा बिलीफ बना, तो वो आता है कोग्निटिव कंपोनेंट में। यहाँ पे गांधी जी के विचार बताने जरूरी हैं। गांधी जी ने देखो बहुत खूबसूरती से ये बोला कि ए मैन इज बट ए प्रोडक्ट ऑफ हिज थॉट्स, वट ही थिंक ही बिकम्स। इसका मतलब है इंसान जो सोचता है ना वही बन जाता है। हमारी सोच ही हमारी पर्सनैलिटी की नींव रखती है। अगर हम सोचते हैं कि हम कुछ कर सकते हैं तो वो हम कर पाते हैं। अगर हम ये सोचते हैं कि नहीं हम नहीं कर सकते, तो देखो फिर हमारी कैपेबिलिटी फिर लिमिटेड हो जाती है। समझ गए। तो ये हमने जान लिया कोग्निटिव कंपोनेंट के बारे में। अब जानते हैं अफेक्टिव कंपोनेंट। अफेक्टिव कंपोनेंट क्या है? जब देखो हम किसी चीज़ के बारे में सोच लेते हैं ना, तो फिर जो हमने सोचा है उसके आधार पर हमारे अंदर ना कुछ भावनाएं भी तो उगती होंगी ना, भावनाएं भी तो उठेंगी ना। जैसे देखो आपको एक एग्जांपल देता हूं। जैसे यही एग्जांपल लीजिए कि देखो महेश का बिलीफ ये है कि मकड़ियां खतरनाक होती हैं। अब ये तो उसका बिलीफ है कि मकड़ियां खतरनाक होती हैं, लेकिन इस बिलीफ के आधार पे कुछ इमोशंस भी तो जनरेट होंगे ना। जैसे मकड़ी को देखेगा तो महेश क्या हो जाएगा, डर जाएगा, फियर। तो यहां पे इमोशन क्या जनरेट हुआ,
फियर। तो अफेक्टिव कंपोनेंट में क्या आ जाता है? अफेक्टिव कंपोनेंट में देखो हमारी फीलिंग्स, सेंटिमेंट्स, इमोशंस, ये सब आ जाते हैं। इसमें देखो वो एक्सपीरियंसेस शामिल होते हैं जब देखो हम किसी ऑब्जेक्ट के प्रति ना कुछ महसूस करते हैं, तो जो हमारा वो महसूस करना है वो एक इमोशनल रिएक्शन होता है, जैसे प्यार, नफरत, डर, खुशी, गुस्सा, कोई चीज़ पसंद आना, ना पसंद आना। तो ये जो इमोशंस है ना, ये सब आ जाते हैं अफेक्टिव कंपोनेंट में। फिर तीसरे नंबर पे आता है बिहेवियरल कंपोनेंट। देखो जब हम किसी चीज़ के बारे में सोचते हैं, जो हो गया कोग्निटिव कंपोनेंट में, मतलब हमने कंक्लूजन निकाल लिया सोच के कि स्पाइडर्स खतरनाक होते हैं। फिर उसके बाद आता है अफेक्टिव कंपोनेंट, मतलब हमें पता लग गया स्पाइडर्स खतरनाक होते हैं, तो अंदर इमोशन भी जनरेट हो गए डर के, स्पाइडर को देखते ही डर लगेगा। फिर तीसरे नंबर पे बारी आती है एक्शन की, मतलब अब हम उसके हिसाब से एक्शन लेंगे ना, जो पहले हो चुका है। कोग्निटिव में हमारा बिलीफ डेवलप हो चुका है कि स्पाइडर्स खतरनाक है। दूसरे नंबर पे अफेक्टिव में फीलिंग भी जनरेट हो गई कि स्पाइडर से डर लगता है। तीसरे नंबर पे अब बारी आती है एक्शन की, मतलब आप थॉट्स और फीलिंग्स के आधार पर अब एक्शन लोगे, यानी स्पाइडर देखते ही भाग जाओगे, मकड़ी देखते ही भाग जाओगे। समझ गए? तो ये होता है बिहेवियरल कंपोनेंट, कि आप अपने कोग्निटिव कंपोनेंट यानी थॉट्स के आधार पे और अफेक्टिव कंपोनेंट यानी फीलिंग के आधार पे एक्शन क्या लेते हो, तो वो आता है बिहेवियरल कंपोनेंट में। मतलब भागना तो एक एग्जाम्पल है, हो सकता है स्पाइडर को देख के आप चिल्ला दो। जैसे देखो एक और एग्जाम्पल देता हूँ। मान लीजिए महेश ने ना अपनी गर्लफ्रेंड को मैसेज भेजा, लेकिन गर्लफ्रेंड ने रिप्लाई किया 6 घंटे के बाद में, 6 घंटे के बाद में। तो महेश अब दिमाग लगाएगा, महेश ज़्यादा सोचेगा कुछ तो गड़बड़ है दया, 6 घंटे के बाद रिप्लाई कर रही है, इसका मतलब मुझे धोखा दे रही है, किसी और के साथ बिजी है। तो ये है महेश का कोग्निटिव कंपोनेंट, कि महेश अपना ज़्यादा दिमाग लगा रहा है, ज़्यादा दिमाग लगा रहा है, मन में कुछ सोच के कंक्लूजन निकाल रहा है। तो ये हुआ महेश का कोग्निटिव एटीट्यूड का, महेश के एटीट्यूड का कोग्निटिव कंपोनेंट। कोग्निटिव कंपोनेंट में क्या क्या आता है? नॉलेज, बिलीफ, ये सारी चीज़ें आती हैं। तो महेश ने यहाँ पे दिमाग लगा के सोचा कुछ तो गड़बड़ है, वो किसी और के साथ बिजी है। तो अब महेश ने ये सोच लिया, कंक्लूजन निकाल लिया, अब आएगा अफेक्टिव कंपोनेंट। तो ये सोचने के बाद में महेश को हर्ट फील होगा, महेश को जलन भी होगी, हर्ट फील होगा, गुस्सा भी आएगा, मतलब इमोशंस जनरेट होंगे। अब आप बताओ क्या इमोशन जनरेट होंगे महेश में? पॉइंट समझ में आ गया ना? ये हो गया अफेक्टिव कंपोनेंट की महेश की फीलिंग जनरेट होगी। अब बारी आती है एक्शन की, एक्शन की, मतलब तीसरे नंबर पे अब बिहेवियरल कंपोनेंट। महेश क्या करेगा? महेश नहीं मर्डर नहीं करेगा, महेश क्या करेगा? ब्लॉक कर देगा, हालांकि बाद में फिर से अनब्लॉक कर देगा, लेकिन मतलब जो भी महेश एक्शन लेगा ना तीसरे नंबर पे, तो वो आएगा बिहेवियरल कंपोनेंट में। समझ गए? तो ये एक सिचुएशन की सहायता से मैंने थोड़ा ऐसे ही, अब लास्ट में सैटरडे है तो थोड़ा फनी वे में बताने की कोशिश की, लाइट वे में। तो पॉइंट आप समझ गए ना? कैब मॉडल का पॉइंट आप समझ गए होंगे। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। लास्ट में क्वेश्चन देख लीजिए जो आपको अटेम्प्ट करना है। डेमोग्राफिक डिविडेंड से संबंधित क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है। 250 वर्ड्स में इस क्वेश्चन का आंसर देना है। 15 मार्क्स का ये क्वेश्चन है। तो कल मिलते हैं, कल नहीं परसों मिलते हैं, परसों मिलते हैं फिर से एक नई डिस्कशन के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़िए। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।